अब नए वीडियो में हम इल्तुतमिश की चर्चा करते हैं यहाँ पर। इल्तुतमिश की बात करें, दूसरे राजवंश की बात करें तो पहला वीडियो यहाँ पर दिखाई देता है इल्तुतमिश का। तो इल्तुतमिश शमसी वंश का था, ये शमसी वंश इसका है। इसका शासनकाल है 1211 से 1266 तक, शमसी वंश का। तो इस वंश का संस्थापक है। इसमें कई शासक दिखाई देते हैं, जैसे इल्तुतमिश पहला शासक है जिसने 1211 से लेकर 36 तक शासन किया। 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज दिखाई देता है। 1236 से 40 तक रजिया, 1240 से 42 तक बहराम साहब, 1242 से लेकर 46 तक मसूद साहब, 1246 से लेकर 1266 तक नासुद्दीन महमूद। तो ये प्रमुख शासक थे इसके। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 1266 से लेकर 1287 तक बलबन ने इस पर शासन किया था। तो उसका जो राजवंश था वो बलबनी राजवंश कहलाया। ये इल्बारी तुर्क था। तुर्कों की अब यहाँ थोड़ा सा एक बात और कर ले हम, इसके 64 नस्लें थीं भारत में, 64 नस्लें थीं। और अफगानों की 36 नस्लें थी भारत में। अफगान, इनकी 36 नस्लें थी। 36 प्रकार की जातियां थी, ध्यान रखिएगा। और इनकी 64 प्रकार की थी, जिसमें बड़लास, कराखिताई, गुज तुर्क, इल्बारी तुर्क जैसे नाम दिखाई देते हैं। और अफगानों में हमें दिखाई देते हैं लोदी, साहू, ये साहूखेल शाखा के थे। इसके अलावा बंगस, रुहेला, सूर, नुहानी, फार्मूली, सरवानी, ये बड़े नाम दिखाई देते हैं। तो अनिलवाड़ के युद्ध के पश्चात 1197 ईस्वी में इल्तुतमिश को ऐबक ने खरीदा था। ठीक है, ऐबक ने अपनी एक पुत्री का भी विवाह इल्तुतमिश से किया था। और इसको गुलामों का गुलाम इसलिए कहा जाता है कि ये है कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था वो ऐबक का भी दिखाई देता है। तो मोहम्मद गोरी का गुलाम ऐबक था और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। इसीलिए इतिहासकार उसको गुलामों का गुलाम कहते हैं। यह बहुत बड़ा पॉइंट है। इसके बाद इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, ये इतिहासकार हैं आरपी त्रिपाठी। आरपी त्रिपाठी दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक इतिहास के सबसे बड़े इतिहासकार माने जाते हैं। 1236 ईस्वी में एक पुस्तक लिखे हैं। यहीं से दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की चर्चा सबसे पहले होती है आधुनिक काल में। आरपी त्रिपाठी का पुस्तक का नाम है सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन। ये 1936 ईस्वी में पुस्तक आई थी। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन पर और पूरे मध्यकाल के प्रशासन पर आधुनिक काल में लिखी गई पहली पुस्तक मानी जाती है। इसी में उन्होंने उसको वास्तविक संस्थापक माना है। और उसका कार्ड क्या बताया है? पहला कार्ड ये बताया कि उसने जो गोड़ के साथ और गजनी के साथ संबंध है उसको विच्छेद किया है। दूसरा कार्ड उन्होंने बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी, दिल्ली नहीं थी। लेकिन 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने राजधानी दिल्ली बनाया था। फिर इसके बाद उन्होंने जो पद था उसको वंशानुगत बनाया। ये बहुत बड़ी बात है। इल्तुतमिश से पहले पद वंशानुगत नहीं थे, उसके संदर्भ में कोई स्पष्ट व्याख्या दिखती नहीं है। लेकिन इल्तुतमिश ने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक पद वंशानुगत करके एक मार्गदर्शन तैयार किया कि अब आने वाले दौर में सुल्तान के पद को चैलेंज कहीं से न मिल पाए। तो ये बड़ी बात बताते हैं। फिर
दूसरा ये चीज़ बताते हैं कि उसने अपने नाम का खुतबा पढ़ाया था और सिक्के भी जारी किए थे, जैसे चांदी का टंका और तांबे का जीतल जारी किया था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसने खलीफा के द्वारा शासन की वैधानिक मान्यता प्राप्त की थी। खलीफा अध्यात्म की दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है इस्लामिक व्यवस्था के तहत। तो खलीफा की मान्यता बहुत बड़ी चीज़ है। ध्यान रखें, मध्यकाल और आधुनिक काल में क्या अंतर होता है। जब धर्म राजनीति पर हावी रहता है वो मध्यकाल कहलाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस पूरे काल में खलीफा का वर्चस्व था। मोहम्मद बिन तुगलक ने खलीफा के सत्ता को मान्यता नहीं दिया, इसीलिए उसके दौर में बहुत बड़े बड़े विद्रोह हुए थे। ठीक, और यहाँ पर एक चीज़ और नोट करना है, यूरोप में भी वही था, वहाँ पर भी पोप का वर्चस्व दिखाई देता है। तो जैसा भारत में था ऐसा यहाँ भी था। आधुनिक काल इसीलिए भारत में कब कहते हैं, जब धर्म राजनीति से अलग हो जाता है तब आधुनिक काल की शुरुआत होती है। तो ये अवधारणा स्पष्ट होना चाहिए थोड़ा सा। इसीलिए आधुनिक काल की शुरुआत भारत में कब मानी जाती है, विवाद का विषय है। कुछ इतिहासकार उसको मानते हैं 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध से, कुछ इतिहासकार प्लासी के युद्ध से मानते हैं, कुछ मानते हैं कि यूरोपियनों के आगमन से भारत में आधुनिकता की शुरुआत हो जाती है, कुछ 1803 से मानते हैं जब मराठे अंतिम रूप से परास्त हो जाते हैं। तो ये भी एक विवाद का विषय है। तो यहाँ पर वैधानिक मान्यता इसको मिल जाता है, इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद वो बदायूं का गवर्नर था। यहाँ फिर मिस्टेक थोड़ा सा है, यहाँ गवर्नर कह सकते हैं। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया और अपने भाइयों के द्वारा एक विक्रेता के हाथों ये भी बेचा गया था। उसने अपने समस्त जो प्रशिक्षण था दिल्ली में ऐबक के अधीन बहुत दिनों तक था। ये मोहम्मद गोरी ने 1206 ईस्वी में खोखरों के विद्रोह के समय इसकी असाधारण योग्यता से प्रभावित होकर इसको दास्ता से मुक्त किया था। खोखर भारत में एक असाधारण जाति मानी जाती है, जैसे जाट है, गुर्जर है, इसी तरीके से खोखर भी थे। तो खोखरों के साथ जो विद्रोह था उसमें इसने अपार पराक्रम दिखाया और नदी की धारा को चीरते हुए उसको बचाने का काम किया था। इसी समय उसने वो कहता है ऐबक से कि इसको दास्ता से मुक्त कर दिया जाए, और यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि अब आने वाले दौर में एक महानायक के तौर पर दिखाई देता है। यानी यहाँ दास्ता से मुक्त हो गया था। इल्तुतमिश ने पद को वंशानुगत बताया, जिसकी व्याख्या हम पहले किए थे यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ और बिंदुओं की चर्चा करें हम। इल्तुतमिश के समक्ष जो समस्या थी, एक बार खलीक अहमद के उस विभाजन की चर्चा फिर से हम कर लें। खलीक अहमद निजामी ने इल्तुतमिश का जो इतिहास है उसको 1211 से लेकर 1236 में भी 3 प्रकार में डिवाइड किया है। एक में पहले में वो गोर और गजनी के शासकों से लड़ता हुआ दिखाई देता है 1211 से लेकर 28 तक। इसके बाद दूसरे काल में हम देखते हैं कि वो जो आंतरिक विद्रोह है उनको दबाता है। फिर तीसरे काल में उसने एक प्रशासनिक ढांचा तैयार किया था। तो यहाँ पर जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है तो उसके समक्ष बहुत समस्याएं दिखाई देती। जैसे एलदौज और कुबाचा एक कौन थे, मोहम्मद गोरी के गुलाम थे और सत्ता के ये भी दावेदार दिखाई दे रहे थे, जैसे बख्तियार खिलजी था। तो ऐसे दौर में सत्ता के लिए जो संघर्ष था, उस संघर्ष में सबसे पहला सामना इन्हीं लोगों से होता है। तो एलदौज और कुबाचा एक समस्या दिखाई दे रहे हैं, जो कुतुबी और मोइजी अमीरों का विरोध भी दिखाई दे रहा है। बंगाल में विद्रोह भी होता है इसी समय। मंगोलों के संभावित हमले की समस्या भी यहाँ विद्यमान देती है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत नोट करने वाली बात है इतिहास के दृष्टिकोण से, इल्तुतमिश एक दूरदर्शी सुल्तान के तौर पर दिखाई देता है, क्योंकि चंगेज खान ने जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी के आसपास आ गया था और ऐसे दौर में उसको संरक्षण न देकर इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को और भारत को सुरक्षित किया। क्योंकि मंगोलों के बारे में कहा जाता है कि वो जहाँ पर हमले करते हैं किलों को जमीन के बराबर कर देते थे, सांप, चूहा, छछूंदर, बिल्ली, इंसान तक को मारकर खा जाते थे। तो ऐसे दौर में ऐसी बड़ी ताकत से भारत को बचाने का काम उसने किया था। तो मिनहाज के अनुसार, ये बहुत बड़े इतिहासकार है, मिनहाज उस सिराज की पुस्तक का नाम है,
तबकात ए नासिरी इनकी पुस्तक है, बहुत फेमस पुस्तक है ये, तबकात ए नासिरी, अरबी भाषा में लिखी पुस्तक है और 23 अध्याय है इसमें, जिसमें बाबा आदम से लेकर दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं नासरुद्दीन महमूद की हम बात कर रहे हैं, तो उसके इतिहास 14 साल के इतिहास का उल्लेख उसमें मिलता है। ठीक है, तो मिनहाज के अनुसार दैवीय अनुकंपा कारण अपने सतर्क कार्य प्रबंधन के फलस्वरूप इल्तुतमिश को इन पर विजय हासिल हुई थी। अब इल्तुतमिश का पहला सामना जो होता है एल्दौज से होता है। एल्दौज बड़ी शख्सियत है। एल्दौज इसका सबसे प्रमुख शत्रु था और गजनी का शासक भी नियुक्त था। ये इल्तुतमिश जब शासक बना तो एल्दौज को दास्ता से मुक्ति पत्र मिल चुका था और दुर्बास जो शाही दंड था वो उसको भेजा गया था, और इल्तुतमिश ने अभी तक उसका विरोध करना उचित नहीं समझा था, क्योंकि अभी उसको साम्राज्य को एक अस्थायित्व प्रदान करना था। इसीलिए उसने जो राजदंड थे, जो दुर्बास थे, जिसका इस्तेमाल सिर्फ सुल्तान ही कर सकता था, उसका भी इस्तेमाल वो करने लगा। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पर उसने पूरी तरह कोशिश किया कि किसी तरीके से साम्राज्य को पहले मजबूती प्रदान किया जाए, फिर तब उससे लोहा लिया जाएगा। लेकिन आगे चलकर 1216 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध में इल्तुतमिश ने एल्दौज को हराकर उसे अप्रत्यक्ष रूप से मुक्ति पाया था। ध्यान रखिए, यहाँ पर तराइन के 3 युद्ध हुए थे। तराइन के युद्धों की बात करें, अभी तक सामान्यतः लोग जानते थे कि 2 ही युद्ध है, लेकिन 3 युद्ध दिखाई देते हैं। एक 1191 ईस्वी में हुआ था, एक 1192 ईस्वी में हुआ था। ये दोनों युद्ध हुए थे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। इसमें निर्णायक रूप से विजय मिला था मोहम्मद गोरी को। और तीसरा हुआ है 1216 ईस्वी में। ये एल्दौज और इल्तुतमिश इनके बीच युद्ध हुआ था। तो 3 बड़े युद्ध हुए थे। ठीक है, तो इसमें उससे तराइन के बारे में थोड़ा सा एक चीज और जाना है। दिल्ली में एक गांव है, जैसे औरंगजेब के दौर में 5 उत्तराधिकार के युद्ध हुए थे, ध्यान रखिएगा। उसका एक शॉर्टकट फार्मूला है BDSKD। पहला बहादुरपुर का युद्ध, जो सिरकोनी में एक गांव है, वहां पर ये युद्ध हुआ। आज भी वो ब्लॉक है, बड़ा ग्राउंड दिखाई देता है, वहीं पर ये युद्ध हुआ था। इसी तरीके से दिल्ली में भी तराइन बड़ा विशाल इलाका था, वहां पर ये युद्ध हुआ था। जैसे कुरुक्षेत्र हरियाणा माना जाता है महाभारत में युद्ध के लिए, तो ऐसे एक गांव था। तो यहाँ पर इल्तुतमिश ने इसको निर्णायक रूप से पास कर दिया था। एल्दौज को गिरफ्तार कर बदायूं लाया गया था, जहाँ उसकी कब्र भी दिखाई देती है, यानी उसकी मृत्यु हो गई थी। और ध्यान रखिए, यहाँ पर एक नया फैक्ट मिला है। मिनहाज उस सिराज ने उसके कब्र का भी उल्लेख किया है। वही इतिहासकार हैं। मिनहाज के अनुसार उसका मकबरा एक तीर्थ स्थल बन गया। लोग अपनी मनोकामना की मूर्ति के लिए उसके रूह से प्रार्थना करने लगे थे। ये एक नया फैक्ट मिला है, ध्यान रखिएगा। ये जो मिनहाज के अनुसार कथन है कि उसका मकबरा एक तीर्थ स्थान बन गया था, बहुत ही मायने रखेगा आने वाले दौर में। अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं बने हैं। इल्तुतमिश के कुछ और पहलू पर चर्चा कर ले। अब दूसरा संघर्ष इसका होता है कुबाचा से। कुबाचा ये सिंध और मुल्तान में शासक के तौर पर दिखाई देता है। 1217 ईस्वी में कुबाचा से लाहौर छीन लिया गया था। इल्तुतमिश ने चिनाब स्थित मंसूरा में हार गया था ये, और इल्तुतमिश ने लाहौर में अपने पुत्र नासरुद्दीन महमूद की नियुक्ति कर दी थी। और 1227-28 ईस्वी में सिंधु नदी में डूबकर कुबाचा की मृत्यु हो गई थी। तो ये 2 बड़ी घटनाएं दिखाई देती है। पहला 1216 ईस्वी में तराइन के युद्ध में परास्त किया था ताजुद्दीन एल्दौज को, जो बहुत बड़ा उसका शत्रु था, गजनी में गवर्नर के पदों पर था। और सिंध और मुल्तान में कुबाचा दिखाई देता है, जो 1227-28 ईस्वी में सिंधु नदी में डूबकर मर जाता है। यानी 2 बड़े शत्रु का नाश हो जाता है। और इसी से इतिहासकार RP त्रिपाठी ये बताते हैं कि गजनी और गोड़ के साथ जो संबंध था, जो लगातार वहाँ से शासन सत्ता की दावेदारी दिखाई दे रही थी,
उसकी भी समाप्ति हो जाती है। तो ये बहुत तर्कसंगत उसका मत दिखाई देता है। 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुस्तनसिर बिल्लाह से उसने शासन करने का वैधानिक मान्यता यानी अधिकार पत्र प्राप्त किया था। इसको हम फारसी में मंसूर कहते हैं। और बदले में सुल्तान उनको खिलाफत प्रदान करते हैं, एक विशेष सम्मान सूचक वस्त्र पहनाते हैं। इस दोनों चीज़ों को नोट करना चाहिए। और सुल्तान के रूप में उसकी स्वतंत्र स्थिति और दिल्ली सल्तनत की औपचारिक मान्यता यहाँ प्राप्त हो जाती है। मिनहाज उस सिराज ने इसके बारे में बताता है कि इस्लाम की राजधानी बगदाद में भेजे गए लाल वस्त्र, आभूषण और उपहारों को सुल्तान और उसके पुत्र और अमीरों ने स्वीकार कर लिया। बहुत ही कमाल का बात यहाँ बताता है मिनहाज उस सिराज। इल्तुतमिश ने 1234 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण करके भिलसा के प्राचीनतम हिंदू मंदिर और उसके पास उज्जैन पर आक्रमण करके महाकालेश्वर के मंदिर को लूटा और विक्रमादित्य की मूर्ति को उठा ले गया था। इसके बाद इल्तुतमिश की और बातें करें। प्रशासन के क्षेत्र में क्या किया इसने तुर्कान चिहलगानी या चालीसा का गठन किया था। ध्यान रखिए यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। चालीसा को मूल रूप से हम कहते हैं तुर्कान चिहलगानी, तुर्कान चिहलगानी, ठीक। ये वर्ण मिनहाज बोलता है इसके बारे में। इसका गठन किया था और जेम्स मिल ने ही इसको चालीसा कहा था। जेम्स मिल। 40 सदस्यों की बात तो की जाती है लेकिन 40 सदस्य इसमें मिलते नहीं हैं। तो मोहम्मद गोरी के सरदार मुइज्जी कहलाते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो सरदार होते थे कुतुबी कहलाते थे। हालांकि इल्तुतमिश ने इन अमीरों को बहुत सम्मान करता था। वह कहता था कि उसका दिल करता है कि वह मुइज्जी और कुतुबी अमीरों के हाथ और पांव चूमे, लेकिन फिर भी इल्तुतमिश का विरोध करते थे। इल्तुतमिश ने तुर्क गुलामों शमशीदास को लेकर एक विलक्षण दल बनाया जिसको तुर्कान चिहलगानी कहते हैं और इनके जो सदस्यों की संख्या है 40 के आसपास बर्नी बताता है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये बर्नी की संज्ञा है, थोड़ा सा यहाँ नोट करने वाली बात है। तुर्कान चिहलगानी, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है। तो बर्नी ने यह संज्ञा दिया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्क गुलाम उसके शक्ति संकेंद्रण का केंद्र बने थे। मिनहाज बताता है कि इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात वे आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगे थे और एक दूसरे से कहते थे मैं और अन्य कोई नहीं, आप क्या हैं जो मैं नहीं हूं। तो यहाँ पर बर्नी के अनुसार ये दिखाई देता है प्रत्येक अधिकारी ने घोषणा की मैं और कोई दूसरा नहीं है। यानी यहाँ पर भी एक सत्ता के लिए प्रतिरोध दिखाई देता है कि बड़े पैमाने पर लोग स्वीकार कर रहे थे इन सब चीज़ों को। 1221 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को चंगेज खान का आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया था जब अलाउद्दीन ख्वारिज़मी शाह के राजवंश के एक प्रमुख व्यक्तित्व शासक जो था जलालुद्दीन मंगमरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी के आसपास चला गया था और उसके दूत ने सहायता भी मांगा था लेकिन उसने सहायता से इनकार कर दिया था और नवोदित तुर्की साम्राज्य को इस श्राप से बचाया था। ठीक है। इल्तुतमिश ने एकता संस्था का प्रयोग भारतीय समाज में जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसको समाप्त करने का काम किया और साम्राज्य के दूरस्थ भागों को केंद्र के साथ संयुक्त करने के साधन के रूप में इसका प्रयोग किया। लेकिन ध्यान रखिए एकता व्यवस्था का जनक मोहम्मद गोरी को माना जाता है लेकिन दिल्ली सल्तनत में इस व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। एकता दो प्रकार की होती है। अल मावर्दी ने दो प्रकार की एकता का वर्णन किया है। एकता ए तमलिक और दूसरा एकता इस्तिगलाल। एकता ए तमलिक का जो प्रमुख होता है उसको वली या मुक्ता या गवर्नर कहते हैं।
उसके पास प्रशासनिक अधिकार होते हैं, लेकिन जो एकता इस्तिकलाल होता है उसको हम एकतादार कहा जाता है। उनके पास कोई प्रशासनिक उत्तरदायित्व तो नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और एकता का मतलब है कि सैनिक सेवा के बदले जो भूखंड दिया जाता था उसी को हम एकता कहते हैं। और सामंतवादी व्यवस्था में क्या होता था कि जागीरें दी जाती थी और इसका दुरुपयोग बड़े पैमाने पर होता था। एकता में ट्रांसफर भी किए जाते थे। तो ये कुछ खासियत थी। एकता प्रणाली का अध्ययन हम प्रशासनिक इतिहास में और बेहतर तरीके से करेंगे। अभी तो यहाँ एक कंट्रीब्यूशन कर देते हैं। इल्तुतमिश के सबसे बड़े पुत्र नासरुद्दीन महमूद की मंगोलों से लड़ाई में 1229 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है और इल्तुतमिश ने मदरसा ए मुइज्जी की स्थापना कराई। जनता के शैक्षणिक सुविधाओं की पूर्ति के लिए मदरसा ए नासरी का निर्माण कराया। दिल्ली में हौज ए खास और बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण कराया। इसके अलावा इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार किए और पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे और सिक्कों पर टकसाल खुदवाने की परंपरा शुरू की थी। ध्यान रखिएगा। और चांदी का जो टंका था 175 ग्रेन और तांबे का जो जीतल था 167 ग्रेन मिलता है। 167 ग्रेन ये है, ठीक है। चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। चांदी का टंका और तांबे का जीतल 1226 ईस्वी में रणथंभौर जीता गया था। कहावत थी कि 70 शासक इस पर विजय पाने में असफल थे, लेकिन इल्तुतमिश ने इसे जीत लिया था। इल्तुतमिश ने अपना 1236 ईस्वी में अंतिम जो अभियान था वो बामियान में किया था। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है कि ग्वालियर विजय के बाद इसने अपने सिक्कों पर जो चांदी के टंके थे उस पर अपनी पुत्री रजिया का नाम भी अंकित कराना शुरू कर दिया था और उत्तराधिकारी के तौर पर भी ये तय कर लिया था, क्योंकि इसने कहा था कि मेरे जितने पुत्र हैं वो सभी अयोग्य हैं। तो ऐसे दौर में मैं रजिया को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ, क्योंकि जो उसका योग्य पुत्र था उसका 1229 ईस्वी में मंगोलों के खिलाफ जो अभियान था उसकी में मौत हो गई थी। तो अपने जीवन काल में उसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन पुरुषवादी जो समाज है, जो सोच है, बाद में रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया गया था। ये बहुत नोट करने वाली बात है यहाँ पर। इसके समय में ग्वालियर में पिर्थू का विद्रोह हुआ, जिसको दबाए जाने से पहले इल्तुतमिश दिल्ली की बागडोर रजिया के हाथों में सौंप गया था। ध्यान रखिए, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। ग्वालियर से वापस आने पर इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। चांदी के टंके पर उसका नाम अंकित कराया था, ठीक है। सिक्कों पर इल्तुतमिश ने अपना उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधित्व के रूप में कराया था, यानी सिक्के पर उसने अपने को उस खलीफा का प्रतिनिधि मान लिया था। सिक्कों पर टकसाल लिखवाने की परंपरा की शुरुआत सबसे पहले उसी ने कराया था। नेल्सन राइट के अनुसार इल्तुतमिश एक महान मुद्रा विशेषज्ञ था। नेल्सन राइट को ध्यान रखिएगा, ये मुद्रा विशेषज्ञ इतिहासकार हैं, मुद्रा विशेषज्ञ इतिहासकार हैं, मुद्रा के अध्ययन के स्पेशलिस्ट इतिहासकार इनको माना जाता है। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली के समस्त सुल्तानों में सर्वाधिक था। मिनहाजुद्दीन, सिराज और मलिक ताजुद्दीन को भी उसने संरक्षण प्रदान किया था। सुल्तान इल्तुतमिश के काल में न्याय चाहने वालों को लाल रंग के वस्त्र पहनने होते थे। इसी तरीके की एक चर्चा मिलती है कि शेर शाह के दौर में बुधवार का दिन फिक्स किया गया था कि उसी दिन न्याय किया जाएगा। जहांगीर ने सोने की एक जंजीर लटकवाया था, जिसको स्पर्श करने के बाद ही आप न्याय की फरियाद करते थे। इल्तुतमिश की न्यायप्रियता के विषय में इल्तुतमिश बताता है कि इब्न बतूता बताता है कि उसके महल के सम्मुख संगमरमर के 2 शेर बनाए गए थे, जिनके गर्दनों में 2 घंटियां बांधी गई थी और कोई भी फरियादी घंटी बजाकर उनसे न्याय की फरियाद कर। इब्न बतूता की चर्चा कर ले, किताबुल रेहला पुस्तक का नाम है, किताबुल रेहला। किसके दौर में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में आया था। ये काजी के पद पर नियुक्त किया गया था और बहुत ही विश्वसनीय इसका विवरण माना जाता है।
Supposedly, he had इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने अपने दरबार में ईरानी परंपरा का अनुकरण किया था। अपने उत्तराधिकारी के रूप में उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र की सामान्य प्रथा को तोड़ दिया था और अपने पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने अपने मुशर्रिफ ममालिक ताजुल मुल्क दबीर को रजिया के नाम उत्तराधिकार का मनोनयन पत्र निर्मित करने का आदेश दिया था और कहा था कि मेरे पुत्र भोग विलास से ग्रस्त हैं और कोई भी शासन करने योग्य नहीं है। वे इस राज्य का शासन नहीं कर सकते और मेरी मृत्यु के पश्चात तुम्हें यह ज्ञात हो जाएगा। ध्यान रखे, बहुत बड़ी बात बोल गया है। इसका मतलब है कि बहुत दूरदर्शी शासक भी दिखाई देता है इल्तुतमिश। रजिया के समान उसका शासन कोई नहीं कर सके, किंतु इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया था। रुकनुद्दीन के समय उसकी मां शाह तुर्कान के हाथों में वास्तविक सत्ता थी। वह अति महत्वाकांक्षी महिला थे। उसके जनसमूह के द्वारा अबदस्त कर रजिया को सुल्तान बनाया गया। खलीक अहमद निजामी के अनुसार ऐबक ने जो दिल्ली सल्तनत की वास्तविक रूपरेखा से खींचा था और उसका दिमाग की खींचा बनाया था, इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। तो इतिहासकार खलीक अहमद निजामी ने उसका धारणा बताया आपको। इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश निस्संदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। आरपी त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक इतिहास किससे शुरू होता है? इल्तुतमिश से शुरू होता है। नूरुद्दीन मोहम्मद ऐबशी ने 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश के दरबार में जीवामी उल हिकायत की रचना की थी। सर्वप्रथम इसी पुस्तक में चुंबकी कंपास का उल्लेख मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। चुंबकी कंपास इल्तुतमिश के ही काल में 1221 ईस्वी में बख्तियार काकी दिल्ली आए। काकी ने उसे शमशी तालाब के निर्माण में सहायता दी थी। शेख बहाउद्दीन जकारिया की मदद से इल्तुतमिश ने मुल्तान पर विजय प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने शेख नक्शबी और उर्फ सुगरा को पिताजी कहता था। इल्तुतमिश ने शेखुल इस्लाम के पद का सृजन किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण पद है शेखुल इस्लाम। इस्लाम में जो आचरण से संबंधित मामले थे उसका ये प्रमुख व्यक्ति दिखाई देता है। ये पद था, एक प्रमुख पद था। इल्तुतमिश के शासन के दौरान 1235 ईस्वी में एक तिब्बती भिक्षु धर्म स्वामी ने नालंदा की यात्रा की थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये इल्तुतमिश के बारे में जानकारी थी। अब अगले लेक्चर में हम रुकनुद्दीन फिरोज की चर्चा करेंगे। इल्तुतमिश की चर्चा हो चुकी है, तो रुकनुद्दीन फिरोज की चर्चा करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो रुकनुद्दीन फिरोज की चर्चा करते हैं हम लोग। चलो, अब ये उसके उत्तराधिकारी था। जो रुकनुद्दीन फिरोज था, इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी के तौर पर दिखाई देते। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी थे। रुकनुद्दीन फिरोज